तो चलिए आज के इस विश्लेषण में सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम एक ऐसे ऐतिहासिक कानूनी संघर्ष पर बात करने वाले हैं जिसने एक आम परिवार को बेहद ताकतवर राजनीतिक शक्तियों के सामने खड़ा कर दिया था। देखिए, ये सिर्फ एक आम क्रिमिनल केस नहीं है। ये इस बात की बहुत गहरी पड़ताल है कि आखिर क्या होता है जब आम नागरिक सीधे तौर पर सत्ता को चुनौती देते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, किसी बेहद ताकतवर इंसान के खिलाफ गवाही देने की असली कीमत क्या होती है। आज की हमारी चर्चा का पूरा फोकस इसी सवाल पर रहेगा। हम समझेंगे कि कैसे एक बेहद दर्दनाक अपराध आगे चलकर दशकों लंबे सिस्टम की लड़ाई में बदल गया। एक तरफ जहां असीमित संसाधन थे, वहीं दूसरी तरफ था सिर्फ सच पर अड़े रहने का जज्बा। इस पूरे विश्लेषण को समझने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में बांटेंगे। पहले 2002 की उस रात की घटना, फिर सिस्टम में सत्ता का असंतुलन, गवाहों पर पड़ा इसका असर, एक मां की लंबी लड़ाई, इस केस की वजह से बनी कानूनी विरासत और आखिर में कोर्ट के फैसले। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, 2002 की वो काल रात्रि और वो अपराध जिसने दशकों लंबी लड़ाई को जन्म दिया। बात है 16 फरवरी 2002 की। एक 25 साल का नौजवान नीतीश कटारा, जो आईएमटी गाजियाबाद से एमबीए ग्रेजुएट था, वो एक दोस्त की शादी में गया हुआ था और वहां से उसे विकास और विशाल यादव द्वारा अगवा कर लिया गया। जो आधिकारिक दस्तावेज हैं वो बताते हैं कि उसके बाद जो हुआ वो कितना भयानक था। नीतीश के शरीर पर हथौड़े से कई बार वार किए गए और बाद में उसकी पहचान छिपाने के लिए उसे जला दिया गया। अब यहां मुद्दा क्या था? ट्रायल कोर्ट ने इसे साफ तौर पर एक ऑनर क्राइम यानी झूठी शान के लिए की गई हत्या माना। असल में प्रभावशाली यादव परिवार को नीतीश और भारती यादव का रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं था। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का भी यही मानना है कि ऐसे अपराध तब होते हैं जब कुछ लोग सामाजिक या पारंपरिक नियमों का हवाला देकर खुद को कानून से ऊपर समझने लगते हैं और खुद ही सजा तय करने लगते हैं। अब आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, प्रणालीगत सत्ता का असंतुलन, यानी एक आम नागरिक और राजनीतिक रसूख के बीच का फासला। सच कहूं तो इस केस में दोनों पक्षों के बीच का फर्क देखकर बहुत हैरानी होती है। एक तरफ देखिए, आरोपियों को पूरा पॉलिटिकल सपोर्ट और कई विशेषाधिकार मिले हुए थे, जैसे शादियों में शामिल होने के लिए आराम से जमानत मिल जाना, एम्स जैसी जगह के बजाय किसी प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवाना और वकीलों के जरिए जब चाहा सुनवाई टाल देना। और दूसरी तरफ पीड़ित परिवार को प्राइवेट वकीलों की फीस में अपनी जीवन भर की जमा पूंजी लगानी पड़ी, धमकियां सहनी पड़ी और तो और अचानक से उनका सरकारी वकील भी बदल दिया गया। ये गैप बहुत बड़ा था। और इसी से जुड़ता है हमारा तीसरा हिस्सा, गवाहों पर पड़ा भारी असर, या फिर कहें सच बोलने की कीमत। 37, जी हां 37, ये नंबर अपने आप में चौंका देने वाला है। ये उन झूठे कानूनी मुकदमों की संख्या है जो इस केस के मुख्य गवाह अजय कटारा पर दर्ज किए गए थे। असल में दबाव में आकर बाकी 3 चश्मदीद गवाह अपनी बात से मुकर चुके थे, लेकिन अजय कटारा वहां डटे रहे, जिसका खामियाजा उन्हें लगातार 37 फर्जी केस झेलकर चुकाना पड़ा। अजय ने जो कुछ झेला वो वाकई किसी डरावनी थ्रिलर जैसा लगता है। उन्हें लगातार जान से मारने की धमकियां तो मिल ही रही थीं, पर बात यहां तक पहुंच गई कि 2007 में उनके खाने में जहर तक मिला दिया गया। उनका मनोबल तोड़ने के लिए उन पर 37 झूठे केस लाद दिए गए। मजबूरन उन्हें 24 घंटे हथियारों से लैस पुलिस सुरक्षा में रहना पड़ा। और इन सबसे भी जब मन नहीं भरा तो उन्हें फंसाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक फर्जी रेप की याचिका तक दायर करवा दी गई। बिल्कुल सोच समझकर किया गया टारगेट था ये। इस सब पर अभी हाल ही में 2024 में सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत अहम टिप्पणी आई है। अजय कटारा के खिलाफ रची गई उस फर्जी कानूनी साजिश की सीबीआई जांच का आदेश देते हुए कोर्ट ने साफ कहा कि कोई भी अदालत खुद को धोखाधड़ी के साधन के रूप में इस्तेमाल होने की इजाजत नहीं दे सकती। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि हमारे लीगल सिस्टम में गवाहों की स्थिति वाकई बहुत दयनीय है। सच दबाने के लिए उन्हें डराया धमकाया जाना या पैसों का लालच देना बिल्कुल मंजूर नहीं किया जा सकता। तो अब चलते हैं चौथे हिस्से की तरफ, इस कहानी का सबसे भावनात्मक और मजबूत पहलू, एक मां की अथक लड़ाई। पीड़ित की मां नीलम कटारा, जो खुद पेशे से एक एजुकेशन ऑफिसर थीं, उन्हें अचानक एक ऐसे कानूनी युद्ध में उतरना पड़ा जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उन्हें अच्छी तरह पता था कि आरोपी परिवार का राजनीतिक रसूख कितना ज्यादा है, इसलिए उन्होंने एक बहुत ही बड़ा और रणनीतिक कदम उठाया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील करके इस केस को उत्तर प्रदेश से दिल्ली ट्रांसफर करवा लिया ताकि सुनवाई पूरी तरह निष्पक्ष हो सके। इसके लिए उन्होंने अपना करियर, अपनी सेहत, सब कुछ दांव पर लगा दिया, पर हार नहीं मानी।
और उनकी यही लड़ाई हमारे अगले हिस्से का आधार बनी, ऐतिहासिक कानूनी विरासत। देखिए, नीलम कटारा की ये लड़ाई सिर्फ उनके अपने बेटे के लिए नहीं रह गई थी। नीलम कटारा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस ने देश की आने वाली कानूनी प्रणाली पर बड़ा असर डाला। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2003 में पहली बार गवाहों की सुरक्षा के लिए मूलभूत दिशा निर्देश बनाए। पहली बार ये साफ किया गया कि गवाहों को सुरक्षा देना सीधे पुलिस कमिश्नर की जिम्मेदारी होगी। किस गवाह को कितना खतरा है, उसकी गवाही कितनी जरूरी है और सुरक्षा का खर्च कैसे उठेगा, ये सब तय किया गया। एक मां के संघर्ष ने देश भर के गवाहों के लिए एक नई ढाल तैयार कर दी। अब हम इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से में हैं। अंतिम फैसले, एक 14 साल लंबी मैराथन का समापन। इस पूरी टाइमलाइन को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे पता चलता है कि कटारा परिवार ने कितना लंबा सब्र किया। 2002 की उस भयानक रात से शुरू हुई लड़ाई को 2008 में ट्रायल कोर्ट के आजीवन कारावास के फैसले तक आने में ही सालों लग गए। फिर 2015 में दिल्ली हाई कोर्ट ने सजा को बढ़ाकर 30 साल कर दिया और आखिर में जाकर 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला सुनाया। तो ये कोई छोटी दौड़ नहीं थी, ये पूरे 14 साल लंबी एक थका देने वाली मैराथन थी। अब सुप्रीम कोर्ट का जो अंतिम फैसला था वो यहाँ बहुत ही अहम है। एक बेहद दुर्लभ कदम उठाते हुए कोर्ट ने अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल किया और एक स्पेशल सजा सुनाई। इसके तहत मुख्य दोषी विकास और विशाल यादव दोनों को बिना किसी छूट के, जी हां, बिना किसी पैरोल या छूट के पूरे 25 साल तक जेल में रहने का आदेश दिया गया। साथ ही सुखदेव पहलवान को 20 साल की कैद मिली, यानी अच्छे व्यवहार का हवाला देकर भी वे 25 साल से पहले बाहर नहीं आ सकते। कटारा परिवार की वकील कामिनी जायसवाल जी का एक बयान यहाँ बिल्कुल सटीक बैठता है। उन्होंने कहा कि किसी भी जिंदा इंसान के लिए बिना किसी उम्मीद के 25 साल लगातार सलाखों के पीछे बिताना मौत की सजा से भी ज्यादा दर्दनाक हो सकता है। और सच में ये भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा सबक है, एक ऐसी नज़ीर है उन लोगों के लिए जो ये मानते हैं कि उनका पॉलिटिकल या सोशल रसूख उन्हें झूठी शान के अपराधों से बचा लेगा। अब बिल्कुल आखिर में हमें इस एक बेहद गहरे और ज़रूरी सवाल पर आकर रुकना चाहिए। एक ताकतवर व्यक्ति को तो सज़ा मिल गई, ठीक है, लेकिन कानूनी सिस्टम ये कैसे सुनिश्चित करेगा कि भविष्य में न्याय का पूरा बोझ पीड़ितों और गवाहों के कंधों पर ना आए? सच बोलने वालों को बचाने और उन्हें सिस्टम में भटकने से रोकने की पूरी जिम्मेदारी उसी सिस्टम की होनी चाहिए। तो हमें खुद से पूछना होगा, क्या हमने इस ढांचागत समस्या को पूरी तरह ठीक कर लिया है या इस दिशा में अभी और भी बहुत कुछ करना बाकी है? इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ आज के इस विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं।